हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग जो है मज़े के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का जो है दूसरा चैप्टर हाजिर हुए हैं लेकर क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है अम्ल भस्म तथा जो है कह सकते हैं अम्ल भस्म और तथा जो है लवण के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। ये दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का जो कि बहुत ही अपने आप में जो है एग्जाम के लिए बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। बहुत ही यहाँ बिहार बोर्ड के कई ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठाए जाते हैं, तो एक बार जरूर इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और आप अभी तक हमारे चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और इसे जो है बेल आइकन दबा कर ऑल पर कर लीजिए, जिससे तमाम वीडियो आप तक जो है फ्री में पहुँचते रहें और उस वीडियो का फ़ायदा उठाते रहें। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करें और हमारे इसी तरह इस वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। ये सब पढ़ लेते तो बिहार बोर्ड में कहीं आपका केमिस्ट्री का जो है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते थे सेकंड चैप्टर से वो पूरे सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है कि अम्ल जो है यानी अम्ल स्वाद में कैसा होता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, तो आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन विथ आंसर के साथ दे दिया, यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइए, सिर्फ क्वेश्चन समझिएगा, आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे बच्चों, अम्ल जो है यानी अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी जो देख के आप मारिएगा खट्टा होता है। कैसा होता है बच्चों, तो याद रखिएगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो यहाँ पे इस तरह से याद कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हमारा देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा कि अम्ल का जो पीएच मान होता है बच्चों, याद रखेंगे कि अम्ल का जो पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है बच्चों, याद रखेंगे 7 से, अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से किया जाता है, 7 से कम होता है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है या तीसरा नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं अम्ल जो है जलीय विलयन में कौन सा आयन जो है ना उत्पन्न करता है, तो H+ यानी हाइड्रोजन प्लस, ठीक है ना। तो यानी आप ये शॉर्टकट में याद रखिए H+ होता है, क्या बोलेंगे बच्चों, तो H+, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि अम्ल जो है अम्ल जो है जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न करता है, तो H+ करता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को जो है ना जो है बोल सकते हो कि लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। याद रखेंगे सही बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन देख के मारिएगा आप लोग, लाल जहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बोल देगा कि अम्ल नीले मतलब जो है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है, क्लियर है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, यानी अम्ल जो धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा गैस बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, अम्ल जो है अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनाता है, तो याद रखेंगे लवण और CO2 तथा जल बनाता है, ठीक है ना। CO2 बनाता है और लवण बनाता है, उसके बाद जो है जल बनाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा क्या क्या बना सकता है, तो लवण और CO2 तथा जल बना सकता है। आगे बात करते हैं, इस तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल जो है धातु के साथ जो है ना ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आप लोग सही बच्चे याद रख लेंगे लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, लवण तथा जल बनाता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लवण तथा जल बनाता है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे क्वेश्चन याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड प्रायः होती है, धातु की जो ऑक्साइड होती है वो प्रायः कैसी होती है, तो याद रखेंगे क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड कैसी होती है, तो धातु हमेशा याद रखें, धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसी होती है, क्षारीय होती है। याद रखेंगे बच्चों, क्षारीय होती है, क्लियर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन याद कर लीजिएगा,
बहुत ही खास है। ऐसे क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, या जितने भी क्वेश्चन एग्जाम होता है तो इसी लेवल का, चाहे कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो तो इस लेवल का क्वेश्चन वहाँ पे किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, अम्ल जो है, अम्ल क्षारक से क्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल जो है क्षारक से क्रिया करके, याद रखेंगे, अम्ल क्षारक से क्रिया करके क्या बनाता है? तो क्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण बनाता है और जल बनाता है। ये दो चीज बनाता है, याद रखेंगे, लवण तथा जल बनाता है। क्लियर है? इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट हमारा कि अम्ल की जो है ना, अम्ल की धातु के सल्फाइड से क्रिया करने पर बनता है। क्या बनता है बच्चों? तो लवण तथा हाइड्रोजन, लवण तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना सल्फाइड बनाता है। तो लवण तथा हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। क्लियर? इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि अम्ल की धातु से सल्फाइड से क्रिया करके क्रिया करने पर क्या बनता है? तो याद रखें, लवण तथा हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। क्लियर है? यहाँ तक याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चों याद रखेंगे, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे, दही में जो अम्ल पाया जाता है बच्चों, ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कैसे बच्चों? तो याद रखेंगे, लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो दही में। तो पूछेगा लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों याद रख लीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? जो है याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? आप इस तरह से याद रख लीजिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? ऑक्जेलिक। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि बताइए, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल जो चींटी होता है ना बच्चों, याद रखिएगा, लाल चींटी, तो उसके जो कह सकते हैं कि उसके जो क्या बोलते हैं, हाँ, उसके जो मतलब कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके डंक में, कहीं ना कहीं जो चींटी होता है उसके डंक में, यानी जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या याद रखिएगा बच्चों? मैथोनोइक। ठीक है ना? मैथोनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो पूछ सकता है कि चींटी के जो है ना, लाल चींटी जो होते हैं ना, उसके कहाँ जो है मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है? तो डंक में पाया जाता है। इस तरह क्वेश्चन याद रख सकते हैं, बहुत बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन किया जाता है, तो बहुत ही अपने आप में पावरफुल क्वेश्चन है। चलिए अगला बात करते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली जो होता है, इमली जो खाने में खट्टा लगता है ना, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल। कौन सा बच्चों? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? आप लोग याद कर लीजिएगा, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बच्चों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, जठर रस है ना, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे बच्चों, जठर रस में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा HCl। ठीक है ना? HCl अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे बच्चों, HCl अम्ल पाया जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? शॉर्टकट में याद रखिएगा, HCl अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? इस तरह से आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, सिरका जो होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए बच्चों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो याद रखिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रख लीजिए सही बच्चे। ठीक है ना? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगला क्वेश्चन हो सकता है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? याद रखिए, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, टैनिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। इस तरह से याद रखने का। ठीक है ना? चलिए, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे अब ये क्वेश्चन कर सकता है, देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि NH जो है, HNO3 है ना, और H2SO4 और HCl एक है, तो ये एक क्या है? तो ये यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया गया है, मतलब 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है कि NH जो है HNO3, ठीक है ना, HNO3 जो है, या H2SO4 जो है, या HCl जो है, ये एक क्या है? तो कहीं ना कहीं बच्चों याद रखिएगा ये कि ये जो है एक अम्ल है। क्या है बच्चों? एक अम्ल है। याद रखिएगा,
HNO3 और H2SO4 HCl एक क्या है, तो अम्ल है, याद रखिए लीजिएगा। चलिए इससे अगला क्वेश्चन कर सकता है या अलग अलग भी दे सकता है। HCl एक क्या है, तो अम्ल होता है। H2SO4 क्या है, एक अम्ल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं HNO3 भी क्या हो सकता है, तो एक अम्ल हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, 1 विलियन नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो याद रखिएगा एक विलियन नीले लिटमस पत्र को जो है लाल करता है, तो उस विलियन का पीएच मान कितना होगा या क्या होगा, है ना। तो याद रख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन देख के पढ़िएगा, ठीक है ना, गलती ना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 1 विलियन नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल भी कर देता है, तो उस विलियन का पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर दिया गया है, ठीक है ना। 1 विलियन नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, तो उसका विलियन का, उस विलियन का, है ना, पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। क्या होगा बच्चों, 7 से कम होगा इसका पीएच मान। नील लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कौन बदल देता है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग इससे से, है ना, 7 से कम। इसका जो उस विलियन का जो पीएच मान होगा 7 से कम हो जाएगा। चलिए अगला है, किसी विलियन का पीएच मान 4 है तो विलियन जो है ना कितना होगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन है कि किसी विलियन का पीएच मान 4 है तो विलियन होगा, क्या होगा, विलियन। तो किसी विलियन का अगर पीएच मान 4 है तो उसको विलियन होगा, क्या होगा, तो विलियन वो अम्लीय हो जाएगा। अगर किसी भी पीएच मान, अगर जो विलियन का पीएच मान 4 है तो उसको विलियन क्या होगा, तो अम्लीय हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से याद रखना पड़ेगा आपको, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि वो अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, वो क्या कहलाता है, तो याद रख लीजिएगा आप सही बच्चे, वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, परवल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तो परवल अम्ल कौन सा कहलाएगा, तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देख के ऑप्शन मारिएगा, परवल अम्ल कहलाता है, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो परवल अम्ल कहते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखो HCl, अब यहाँ पे दिया गया है HCl N और जो है HNO3 तथा जो है H2SO4 एक अम्ल है। तो एक कैसा अम्ल है, एक तो ये अम्ल था ही, अब ये कैसा अम्ल है, तो याद रख लीजिए, वो ऊपर जो क्वेश्चन है बात किए थे वही पूछा है, तो वो कैसा अम्ल है। तो कहीं ना कहीं उस अम्ल पढ़े थे, वो क्या थे, का अम्ल है। और ये आप पूछ रहा है कैसा अम्ल है, तो याद रखिएगा परवल अम्ल है। कैसा होगा बच्चों, तो याद रखिएगा पर, है ना, परवल अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए HCl और जो है HNO3 और तथा H2SO4 एक अम्ल है, तो कैसा अम्ल है, तो यानी परवल अम्ल है, ठीक है ना। क्लियर है, आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन है, वो अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं या क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, वो अम्ल जो जल में घुलकर जो है ना सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं या पूर्णतः नहीं, तो ये नहीं होते हैं या पूर्णतः होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। क्या होता है हुआ, ये दुर्बल अम्ल कहलाता है, याद रखिएगा, दुर्बल, ठीक है ना। दुर्बल अम्ल कौन सा कहलाता है, तो याद रखिएगा, जो अम्ल जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होते हैं या पूर्णतः नहीं होते, तो वो क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। क्लियर, इस तरह से याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन है कि कार्बन जो है ना, कार्बोनिल अम्ल और एसिटिक अम्ल और जो है ना फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल एक है। तो ये सब जो अम्ल अभी पूछा जा रहा है, यानी कार्बोनिक जो है ना, कार्बोनिल अम्ल जो है ना, और एसिटिक अम्ल और जो है ना फॉर्मिक अम्ल और जो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना, और एक क्या है, तो ये कैसा अम्ल सब है, तो याद रखिए बच्चों, ये सब कैसा अम्ल है, याद रख लो सही बच्चे, ये जो है दुर्बल अम्ल है। कैसा बच्चों, तो दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना कहीं दुर्बल अम्ल है। याद रखना पड़ेगा आपको कि कार्बोनिल जो है ना, कार्बोनिल अम्ल और एसिटिक अम्ल और जो है ना फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल एक क्या है, तो दुर्बल अम्ल है। याद रखना पड़ेगा आपको, दुर्बल है ना, दुर्बल अम्ल पाया जाता है इस सब में, ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल एक है, क्या है, तो दुर्बल अम्ल है। इससे अलग अलग भी कह सकते हैं, एसिटिक अम्ल क्या है, तो बोले दुर्बल अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल क्या है, तो यानी बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये दुर्बल अम्ल है। इससे आपको पूछ सकता है। चलिए क्षारक जो होता है ना, क्षारक स्वाद में कैसा होता है। अभी हमने बात किया कि क्षारक जो है स्वाद में कैसा होता है, तो याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, इसका ऑप्शन के साथ आप लोग ऑप्शन देख के मारिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो क्षारक जो होता है ना स्वाद में कैसा होता है, तो याद रखना पड़ेगा आपको, कड़वा होता है। क्या होता है बच्चों, क्षारक जो होता है स्वाद में हमेशा कड़वा होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे इससे से ऊपर अभी जो मैंने क्वेश्चन किया इसी तरह से आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्षारक स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, इसे याद रखना पड़ेगा। क्षार का पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो याद रखिएगा क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है बच्चों, याद रखिएगा 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है, 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और ऊपर मैंने बात किया था इसी तरह से आप देख लीजिएगा 7 से कम किसका होता था, अम्लीय का या क्षारीय का या किसका होता, तो आप इससे से याद कर लीजिएगा, तो आपको एक बार में 3-4 क्वेश्चन याद रहेगा, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आपको कम किसका होता है, किसका ज़्यादा होता है, तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, आगे हम क्वेश्चन है, आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को कर देता है। तो जो यहाँ पे क्षार है यानी क्षारक जो है, क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को जो हमेशा कैसा कर देता है बच्चों, तो याद रख लीजिए नीला कर देता है। ये जो लाल लिटमस पत्र है ना क्षारक, वो उसको किस में बदल देता है, तो जो है नीला में बदलता है, लाल जो हमेशा नीला में बदल देता है, ठीक है ना। क्षारक का जलीय विलयन, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्षारक का जलीय विलयन में कौन सा आयन प्रदान करता है, जो है क्षारक जो है जलीय विलयन में कौन सा आयन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा OH माइनस, याद रखिएगा शॉर्टकट में बोलते हैं OH माइनस, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। शॉर्टकट में याद रखना पड़ेगा आपको, OH माइनस याद कर लीजिए शॉर्टकट में, ठीक है ना। चलिए, क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके, है ना, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है बच्चों, याद रखिएगा लवण तथा हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है, तो यानी कि क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके ये गैस बनाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। तो क्षारक के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो क्षारक के जो कह सकते हो, क्षारक के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है बच्चों, याद रखिएगा वो अम्लीय होती है बच्चों, याद रखना पड़ेगा आपको, वो अम्लीय होती है, ठीक है ना। चलिए, अब CO2 है ना, बोला जा रहा है CO2 है, तो आपको ऊपर बोले थे कि CO2 जो है एक क्या है, तो एक अम्लीय है, CO2 क्या है, अम्लीय है, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन कर सकता है, CO2 क्या है, एक अम्लीय है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH और KOH एक जो है ये क्या है, यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ दिया गया है कि NaOH क्या है और KOH क्या है, एक है तो क्या है, याद रखिएगा परवल क्षारक होता है, ठीक है ना, परवल क्षारक होता है। अब NH4OH और Ca और ब्रैकेट में जो है OH2 है ना, और एक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये क्या हो जाएगा, तो ये भी दुर्बल, यानी ऊपर जो भी मैंने बात किया NaOH और KOH एक जो है ये परवल क्षारक है, जबकि N जो है NH4OH और Ca ब्रैकेट OH और ब्रैकेट बंद 2 है ना, एक है, तो क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दुर्बल क्षारक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देख के मारिएगा आप लोग, दुर्बल क्षारक कौन है, नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे डायरेक्ट अलग अलग पूछ सकते हैं कि NH4OH क्या है, तो यानी दुर्बल क्षारक है, ठीक है। NaOH क्या है, तो परवल क्षारक है। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन आप समझ के याद रखना पड़ेगा आपको। एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा बच्चों, याद रख लीजिएगा, आपको अभी बताए हैं ना कि याद रखना पड़ेगा, एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, लाल अगर नीला में बदल दे तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, वो क्षारक क्षारक का होता है ना, तो 7 से अधिक किसका मान होता है, क्षारक का। तो अभी वही वाला बात चल रहा था ना, तो एक विलियन जो मतलब लाल लिटमस पत्र को हमेशा नीला में कर देता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाए, क्लियर है। इस तरह से याद रख लेना आपको जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा, एसिटिक अम्ल दुर्बल है क्योंकि यह एक जो है आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्यों है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे एसिटिक अम्ल दुर्बल है क्यों, क्योंकि याद रखना पड़ेगा आपको, जो बता दिया है कि यह एक आंशिक रूप से आयनित होते हैं, यानी जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एसिटिक अम्ल दुर्बल कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल दुर्बल है क्योंकि, क्यों आखिर क्यों ये जो है एसिटिक अम्ल दुर्बल है, तो यहाँ बता दिया गया आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है ना। इससे से आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ के याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, जल में जो घुलनशील होते हैं क्षारक वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे देख के मारिएगा, क्षार कहलाता है। क्षार कौन कहलाएगा, तो जल में जब घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, तो क्षार ही ना कहलाएगा, याद रखिएगा। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, 6 से 8 एसिटिक अम्ल को हम लोग हमेशा सिरका कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सिरका कहते हैं। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। ऑप्शन याद रख लीजिएगा आप लोग, सिरका कहते हैं, देख के मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। उदासीन
याद रखना पड़ेगा आपको कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बच्चों, याद रखना पड़ेगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है याद रखेंगे 7 होता है। और ये जो है शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है, और ये कैसा होता है तो याद रखिएगा जिसका मतलब पीएच मान 7 होता है तो वो कैसा होता है, तो वो उदासीन होता है। इससे से भी याद रखना पड़ेगा आपको, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा याद रखना पीएच मान होता है 7 होता है। अतः यह विलयन होता हमेशा कैसा होता है, तो उदासीन होता है। बच्चों इस तरह से भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तो वो विलयन कैसा होता है, तो उदासीन होता है। इसका पीएच शुद्ध जल का पीएच मान बताए तो 7 होता है। तो इससे 2 क्वेश्चन कर सकता है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन सब है, याद रख लीजिएगा, जो कि बिहार के लिए यानी बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन VVI क्वेश्चन सब निकाल कर जो है चैप्टर वाइज आपको करा दिया जा रहा है, जिससे आपको किसी और वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं आए हैं तो आप आ जाइए। आपसे गुजारिश है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल नाम है जिसका उर्दू वाले हैं, वो आपको वहाँ हर तरह की वीडियो देखने को मिलेगी, ऑब्जेक्टिव से लेकर, है ना, बहुत सारे खतरनाक और VVI ऑब्जेक्टिव के साथ आपको हर वीडियो, है ना, दिया जा रहा है। आप आइए, फ्री में पढ़िए और मज़े करिए, और जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना, और एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, जो कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा बार किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे क्वेश्चन हमारा पीएच का पूर्ण रूप से होता है। तो पीएच का जो पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ पे दे दिया गया है ना, यानी पावर ऑफ जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएच का पूर्ण रूप होता है जो है जो है नहीं, अब लिख दिया गया यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग, लिखा गया इंग्लिश वर्ड यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको, पावर ऑफ द हाइड्रोजन, या बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद कर लेना चाहिए, नहीं भी याद करते कोई दिक्कत नहीं है। आप देख इंग्लिश वर्ड है, आप देख सकते हैं, या तो शॉर्टकट में याद रखना पी, ठीक है ना, पी से याद रखना पी और PO, ठीक है ना, POH या P, है ना, पी, फिर इससे यानी 2 ऑप्शन यहाँ पे, यानी तो आप याद रखो POH याद रखिए ना, तो PO, है ना, फिर H याद रखिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना, POH। जब देखो इसे मिल रहा है तो मिला दीजिएगा, पावर ऑफ द हाइड्रोजन और जो पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, इससे याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, अमाशय रस का पीएच मान होता है बच्चों, याद रखिएगा, अमाशय जो रस होता है उसका पीएच मान 1 होता है। क्या होता है बच्चों, उसका जो पीएच मान होता है, अमाशय रस का जो पीएच मान होता है 1 होता है, याद रखना पड़ेगा, 1 होता है। और अम्ल वर्षा जो है 5.6 होता है, नमक का जो है 7 होता है, और जो है मुँह जो होता है, जो बोलते हैं ना मुँह, तो उसका जो पीएच कहीं ना कहीं देखिए उसका पीएच मान जो होता है वो 5.5 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया, एक साथ आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि बोलेगा कि अम्ल वर्षा का पीएच मान बताइए तो 5.6 होता है, नमक का पीएच मान 7 होता है, तो मुँह का, और जो है ना मुँह, इस तरह से पूछ देगा 5.5 होता है, ठीक है ना, इस तरह से याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करें, टूथ, यहाँ पे लिखा गया टूथपेस्ट होता है। तो टूथपेस्ट जो होता है हमेशा जो बोल सकते हो कि टूथपेस्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, क्षारीय होता है। उसका जो पीएच मान होता है बच्चों, पीएच जो होता है, पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, तो 8 होता है, और वो कैसा होता है, याद रखिएगा, क्षारीय होता है, ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिएगा। अब शरीर का सबसे, है ना, सबसे कठोरतम भाग होता है, शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग जो होता है बच्चों क्या होता है, तो एनामेल होता है, ठीक है ना, एनामेल याद रखिएगा आप लोग, एनामेल इसको याद रख लीजिएगा। जो शरीर का सबसे कठोर, है ना, कठोरतम भाग होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, एनामेल होता है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए, तो एनामेल बना होता है किस चीज़ से बना होता है बच्चों, तो एनामेल जो बना होता है याद रख लीजिएगा, कैल्शियम, है ना, फास्फेट से बना होता है, ठीक है ना, क्लियर याद रख लीजिएगा, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम है ना, फॉस्फेट। चलिए आगे बात करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति होती है, तो याद रखिए बच्चों, इसकी जो प्रकृति होती है कैल्शियम जो है ना फॉस्फेट की, तो याद रखिएगा उसकी प्रकृति होती है क्षारीय होती है, कैल्शियम, है ना, फॉस्फेट, इससे से याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना, उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब ये कौन से रंग का होगा बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो खतरनाक है, पूछा जा रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब ये कौन सा रंग का होगा, तो बताइए। तो ये हो जाएगा बैगनी रंग का, तो आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा,
जब यानी लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता, तो ये हमेशा बैगनी रंग का होगा। ठीक है ना। चलिए अगला बात करें। अगला क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, परवल अम्ल तथा परवल क्षार से बने लवण को हम लोग क्या कहते हैं? तो परवल अम्ल तथा परवल क्षार से बने लवण को हम लोग कहते हैं तो उदासीन कहते हैं। कैसा होता है लवण? तो उदासीन होता है, याद रखिएगा। तो क्षार से यानी दोनों परवल अम्ल तथा परवल क्षार से बने लवण होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? तो उदासीन होते हैं। बच्चों याद रख लीजिएगा, क्लियर है? आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया फिर से क्वेश्चन है, KHCl, NaCl और KNO3 और Na2SO4 की प्रकृति होती है। तो बच्चों याद रख लीजिए इसकी प्रकृति क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उदासीन लवण होती है। कैसी होती है बच्चों? उदासीन लवण होती है। क्लियर है? याद रख लीजिएगा। चलिए अगला बात करें तो परवल अम्ल तथा जो है दुर्बल क्षार से बनने लवण होते हैं। तो कैसा होता है बच्चों? तो अम्लीय लवण होता है। कैसा होता है बच्चों? तो अम्लीय लवण होता है। ये भी ये भी क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, है ना। NH4Cl और FeCl2 और CuSO4 और AlCl3 की प्रकृति है। तो प्रकृति कैसी होती है? याद रख लीजिएगा। प्रकृति जो होती है बच्चों, प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय लवण होती है। कैसी होती है बच्चों? अम्लीय लवण होती है। क्लियर है? याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। NH4Cl, FeCl2, है ना, उसका CuSO4 और AlCl3 की प्रकृति जो होती है अम्लीय लवण होती है। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया दुर्बल अम्ल अंतः जो है ना अतः परवल क्षारक से बनने लवण होते हैं। कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा जो क्षारीय लवण होते हैं। कैसा होते हैं बच्चों? तो क्षारीय लवण होते हैं। क्लियर है? इस तरह से याद रखना पड़ेगा आपको कि दुर्बल अम्ल अतः और जो है ना और परवल क्षारक से बने लवण को हम लोग होते हैं, क्या होते हैं? तो क्षारीय लवण होते हैं, है ना। PV और ब्रैकेट में OH3 और BaOH ब्रैकेट में और Cl की प्रकृति होती है। तो याद रखिए इसकी भी प्रकृति जो होती है बच्चों, याद रखिएगा क्षारीय लवण होती है। क्लियर है? ये सब आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही खास क्वेश्चन सब है। चलिए अब साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत खास है बिहार बोर्ड के लिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम, है ना, क्लोराइड होता है। ठीक है, याद रख लेना पड़ेगा आपको कि पूछेगा सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। अगला है कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है कि NaOH तथा Cl, है ना, HCl से अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? बच्चों याद रख लीजिएगा क्या बनता है। NaOH तथा जो है HCl से अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? तो NaCl बनता है। NaCl बनता है। ठीक है ना, NaCl याद रखिएगा, NaCl बनता है। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन बात करें जो है ना, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा रासायनिक सूत्र क्या होगा? कास्टिक सोडा का जो लिखा गया है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaOH होता है, NaOH। ठीक है ना, NaOH याद रख लीजिएगा किसका सूत्र है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है ना, इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा विरंजक चूर्ण, या लिखा गया यहाँ पे देख सकते हैं कि विरंजक चूर्ण जो होता है, या बोल सकते हैं ब्रैकेट में दे दिया गया ब्लीचिंग पाउडर भी से जानते हैं। विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, याद रखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका जो रासायनिक नाम है किसका? तो विरंजक चूर्ण का है, या ना तो ब्लीचिंग पाउडर कह सकता है। दोनों ऑप्शन दे सकता है आपको। यहाँ पे विरंजक चूर्ण का ही दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है ना, तो कभी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बोले तो यही होगा, या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तो यही होगा। ठीक है ना, तो कैल्शियम इसका जो रासायनिक नाम होता है, आपको बता दें, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम। ठीक है ना, और ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सी, है ना, ऑक्सी क्लोराइड, याद रखिएगा, ऑक्सी क्लोराइड याद रख लीजिए। ब्लैक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CaO, है ना, है ना, CaO Cl2, CaOCl2 इसका सूत्र होता है। कभी कभी रासायनिक सूत्र ही पूछ देगा कि बताइए ब्लीचिंग पाउडर का जो है ना रासायनिक सूत्र क्या होता है, या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद है क्या? CaOCl2। ठीक है ना, ये होता है। इसका जो पूरा पूछेगा रासायनिक नाम क्या, तो याद रखिए कैल्शियम, है ना, ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्लियर है? इसे याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक, याद बोलेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है
है ना, सॉरी बेकिंग सोडा का, बेकिंग नहीं है लिखा, बेकिंग सोडा लिखा हुआ, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा NaOH, है ना, NaHCl3, NaHCO3, NaHCO3 याद रखना पड़ेगा आपको। इसका जो रासायनिक यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। क्लियर है, यहाँ तक याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों, आगे क्वेश्चन है धवन, है ना, जो बोल सकते हैं धोने वाला सोडा को बोल सकते हैं धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी धोने वाला सोडा जो होता है ना, तो धोवन यानी कहीं ना कहीं धोवन सोडा यानी धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन रहता है ना। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCO3 और 0.10H2O होता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि NaCO3 0.10H2O किसका सूत्र होता है, तो यानी कि धवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर है, इस ऐसे याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बच्चों याद रखिए CaSO4 0.1/H2O, ठीक है ना, 1/H2O, है ना, H2O होता है, ठीक है। क्लियर, याद रख लीजिएगा, बट्टा में चला जाएगा। CaSO4 है ना 1/H2O होता है, किसका सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, याद रख लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खास है, पूछा गया क्वेश्चन सब है, याद कर लीजिएगा। चलिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों याद रखिएगा CaSO4 इंटू, है ना, इंटू CaSO4 ठीक है ना, 2H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक जो सूत्र होता है बच्चों याद रखिएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaSO4 इंटू, या पॉइंट बोल सकते हैं यहाँ पॉइंट, ठीक है ना, 0.2H2O होता है, ठीक है। क्लियर है, याद रख लीजिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4, है ना, 0.2H2O होता है, ठीक है ना, 2H2O। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या बनाता है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है ना। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। क्लियर है, याद रखिएगा, किसको जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, तो यानी जिप्सम को। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की बात करें, चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना जो पत्थर होता है ना, चूना पत्थर बोलते हैं ना, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, ठीक है ना, CaCO3 होता है, याद रख लीजिएगा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, ठीक है ना। संगमरमर का भी सूत्र होता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जिसका pH मान जितना कम होगा वो उतना ही क्या होगा, अम्लीय होगा। बच्चों याद रख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। जिसका pH मान जितना ही कम होगा तो वो उतना ही क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, याद कर लीजिएगा, इतना बस याद रखिए, जिसका pH मान जितना कम होगा उतना वो अम्लीय होगा। अच्छा, एक्वारेजिया, है ना, एक्वारेजिया जो है मिश्रण, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं जो है HNO3 का अनुपात होता है, तो बताइए 3 अनुपात होता है, यानी 3 अनुपात कितना होता है, 1 होता है। यानी जो है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं जो है HNO3 का अनुपात होता है, कितना होता है बच्चों, तो याद रख लीजिएगा 3 अनुपात 1 होता है, 3 अनुपात 1 होता है, याद रख लीजिएगा 3 अनुपात 1, ठीक है ना। नीला, अब आगे क्वेश्चन है हमारा, नीला, है ना, नीला थोता, यहाँ पे दे दिएगा नीला थोता, या बोल सकते हो तूतिया, है ना, तूतिया ब्रैकेट में, नीला थोता या बोल सकते हो तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, नीला, याद रख लीजिएगा, नीला थोता या तूतिया का रासायनिक नाम क्या हो सकता है। यहाँ पे नीला तोता को जो है नीला थोता को बोलते हैं, जो बोल सकते हो तूतिया बोल सकते हो, ठीक है ना। नीला तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे दे सकता है, तो अलग अलग क्वेश्चन रह सकते, देख के मारिएगा आप लोग। तो CO है ना, CuSO4, याद रखिएगा CuSO4 0.5H2O होता है। तो CuSO4 जो है ना 0.5H2O किसका सूत्र होता है, तो नीला थोता का, या ना तो तूतिया का बोल सकते हो, नीला तूतिया का होता है। तोता याद रख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा नहीं समझ में, तोता याद रखिए तो तोता से थोता याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
तूतिया। आगे बात करते हैं, कोई विलियन जो है ना अंडे के पीसे हुए कवक से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलियन में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? तो बताइए उसमें, इस विलियन में कौन सा, है ना, कौन सा विलियन है, मतलब इसमें कौन सा विलियन जो है ना, इस विलियन में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा, HCl। कौन है? तो याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको, HCl याद रख लीजिए, HCl होता है। कौन मौजूद होता है? HCl। क्लियर है? ऐसे याद करना, बहुत लंबा क्वेश्चन है, शॉर्टकट में याद रख लीजिए। उपस्थित होता है HCl। कौन सी होता है? HCl, याद रख लीजिएगा, HCl। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो क्या होता है? तो याद रख लीजिएगा, विरंजक चूर्ण होता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ होता है तो विरंजक चूर्ण होता है ना। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए, है ना, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है, तो क्या होती है? उसको बोल सकते हो बउआ, उसको बोल सकते हो फिटकरी। क्या बोलेंगे उसको? फिटकरी। यानी बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक क्या होता है? क्या मतलब यौगिक जो होता है वो क्या है? तो बता दीजिएगा आपको, फिटकरी। ठीक है ना, फिटकरी। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो होती है बच्चों, कितना होती है? तो याद रख लीजिए, 1 होती है। क्लियर है? एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, याद रखिएगा। ठीक है। कौन सा पदार्थ जो है ना, अध्ययन जो है ना, याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कौन सा पदार्थ जो है ना अध्ययनवर्पातन गुण, यानी जो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुण जो है ना प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा NH4 याद रखिएगा NH4Cl ही एक ऐसा पदार्थ जो कि आपको, है ना, प्रदर्शित करता है, गुण प्रदर्शित करता है। तो ये पूरे क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, पोटास जो है ना एलम, पोटास जो है एलम फिटकरी, यानी जो है एलम बोल सकते हो, जो है एलम कहीं ना कहीं फिटकरियों को भी बोल सकते हो, फिटकरी का ही मतलब एलम बोलते हैं। तो यानी कि जो पोटास या एलम, यानी पोटास एलम यानी फिटकरी की रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यानी सिंपल सी बात कहे तो याद रखना पड़ेगा कि पोटास एलम यानी फिटकरी का रासायनिक जो सूत्र होता है वह क्या होता है? याद रखिए, KH है ना, K2SO4 पॉइंट Al2 है ना, Al2 और ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 13 पॉइंट, है ना, 24 H2O। क्या होगा? 24 H2O। इतना बड़ा होता है पोटास एलम, यानी पोटास बोल सकते हो फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा याद करना पड़ेगा, है ना। K2SO4 पॉइंट, है ना, Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट ब्रैकेट उसका 3.24 H2O होता है। इतना बड़ा आपको याद करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। ठीक है ना। रासायनिक सूत्र किसका? फिटकरी का। पोटास जो है ना पोटास फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है, इतना बड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस तरह से याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो बताइए, हमारा जो शरीर का पीएच मान किस परिसर में सही तरीके से काम करता है, यानी कितना पीएच मान रहेगा तो काम करेगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 पॉइंट से लेकर 7.8 तक हमारा सही से काम करता है। यानी 7.0 से लेकर 7.8 तक ही हमारा, है ना, शरीर का जो पीएच मान होता है इस परिसर में अगर रहेगा तो हमारा शरीर अच्छे तरीके से कार्य करता है। हमारे शरीर में जो हर चीज़ होते हैं वो अच्छे तरीके से हमारे शरीर वर्क करता है। ठीक है ना, काम करता है। हमारे शरीर के तमाम जो मांसपेशियाँ सब है वो सब अच्छे तरीके से काम करती है, हड्डियाँ सब जो है, ठीक है ना, हर अंग अच्छे तरीके से काम करती है। 7 पॉइंट से लेकर 7.8 तक। चलिए याद रख लीजिएगा, मिल्क ऑफ
है ना, मैग्नीशियम जो है ना, याद रखिएगा, मिल्क ऑफ, ठीक है ना, मैग्नीशिया के जलीय विलयन का उपयोग किस रूप में होता है। याद रखिए बच्चों कि मिल्क ऑफ जो है ना, मैग्नीशिया के जलीय विलयन का उपयोग किस रूप में होता है। तो बच्चों याद रख लीजिएगा किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा एंटेसिड, है ना, याद रखना पड़ेगा आपको, एंटेस मतलब जो है ना एंटेसिड, ठीक है ना, एंटेसिड के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं हम लोग, याद रखिएगा एंटेसिड, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अपच के उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है। एंटेसिड, एंटेसिड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यानी जो है अपच के उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा एंटे, है ना, एंटेसिड, एंटेसिड, जिसका यहाँ पे दे दिया गया एम जी ब्रैकेट OH2 होता है, ठीक है ना, इसी के माध्यम में दे दिया गया है एंटेसिड, और उसके बाद जो Mg और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में OH ब्रैकेट बंद 2, ठीक है ना, इस तरह से याद करना पड़ेगा आपको। चलिए हाइड्रोजन आयन यानी H+, हाइड्रोजन आयन H+ जल के अणुओं के साथ जुड़कर किस आयन का निर्माण करता है। तो याद रख लीजिए बच्चों किसका निर्माण करता है, तो H3O+ का, H3O+ का, यानी हाइड्रो, है ना, यानी याद रखना पड़ेगा हाइड्रोनियम, ठीक है ना, हाइड्रोनियम, है ना, हाइड्रोनियम आयन का प्रयोग करता है, कहीं ना कहीं निर्माण करता है। तो याद है आपको यहाँ पे इस जो ब्रैकेट में लिखा गया इसी का नाम है H3O+ का, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में अस्थाई, है ना, खरापन दूर करने में किसका उपयोग होता है। जल में अस्थाई खरापन दूर करने में किसका उपयोग होता है बच्चों, तो बताइए किसका उपयोग होता है। तो याद रखना पड़ेगा Na2CO3 का, Na2CO3 का निर्माण होता है, ठीक है ना, जल में अस्थाई खरापन दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, NaOH को किस विधि द्वारा बनाया जाता है। NaOH को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोर, है ना, याद रखना पड़ेगा आपको, क्लोर या बोल सकते हो क्लोर और एल्कली या विधि के द्वारा, ठीक है ना, क्लोर एल्कली, है ना, एल्कली विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो NaOH को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखना पड़ेगा, है ना, क्लोर, है ना, एल्कली विधि के द्वारा बनाया जाता है। बच्चों याद रख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन, याद करने वाला बहुत सारा क्वेश्चन ये सब, ठीक है, बिना याद किए आप लोग से कुछ नहीं होने वाला, तो याद तो करना ही पड़ेगा। शुष्क बुझे हुए चूने, ठीक है ना, Ca और उसका जो है ब्रैकेट OH, फिर ब्रैकेट बंद फिर 2, है ना, और उसका तथा जो है ना Cl2 की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो ये अभिक्रिया से क्या बनता है, तो याद रखिए व्यंजक चूर्ण बनता है, ठीक है ना, व्यंजक चूर्ण बनता है, याद रखना व्यंजक चूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि खावन एवं धावन, है ना, खावन एवं धावन सोडा को किस विधि द्वारा बनाया जाता है। यानी खाने वाला सोडा और, है ना, धावन मतलब कहीं ना कहीं धोने वाला सोडा, ठीक है ना, धोवन लिखना, धोवन होगा, ठीक है ना, तो वही खावन एवं धावन या धोवन सोडा को, यानी धोने वाला सोडा को जो कपड़ा वपड़ा धोने में प्रयोग किया चले, तो उसको किस विधि द्वारा बनाया जाता है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो याद रखिए किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया सोडा विधि या बोल सकते हैं सॉल्वे विधि के द्वारा, ठीक है ना। खावन सोडा एवं धावन सोडा को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो यह देखिएगा अमोनिया सोडा विधि के द्वारा बनाया जाता है, नहीं तो सॉल्वे विधि के द्वारा बनाया, 2 विधि के द्वारा बनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। कितने विधि के द्वारा, 2 विधि के द्वारा, यह तो इसी विधि या इसके अलावा वो विधि हो सकता है ना, अमोनिया सोडा विधि के द्वारा या सॉल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है, 2 विधि के द्वारा बनाया जाता है। चलिए, हमारे देश में कुल कितना प्रतिशत नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है बच्चों।
बताइए फटाफट बताइए आप लोग कितना। तो याद रख लीजिएगा 95% जो है नमक जो है समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा ही प्राप्त किया जाता है बच्चों, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है, ये सब क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, याद हो जाएगा आपको। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है बच्चों? लिटमस जो होता है हमारा किस पौधे से निकाला जाता है? तो याद रखना पड़ेगा आपको, नीचे इसका ऑप्शन दे दिया गया है, यानी आंसर दिया गया, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा गया है थैलोफाइटा, है ना, क्या लिखा हुआ है थैलो, है ना, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से। ठीक है, क्या बोला, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है, जिसका रंग जो होता है बैगनी होता है ना, कैसा होता है, बैगनी होता है। ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। मतलब जो है थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधों से जो मतलब क्या निकलता है, लिटमस निकलता है, जो जिसका रंग होता है बैगनी। क्लियर है, इस तरह से याद रखना पड़ेगा। चलिए आप देख लीजिएगा। अब लिखा गया है फिनोफ्थालीन, है ना, फिनोफ्थालीन शुरू में रंगहीन होता है, लेकिन क्षारक से क्रिया करके यह किस रंग में बदल जाता है? बताइए किस रंग में बदल जाता है बच्चों? गुलाबी रंग में। किस रंग में? गुलाबी रंग में बदल जाता है। मिथाइल, अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल जो है ऑरेंज किस प्रकार का सूचक है? तो याद रखिएगा संश्लिष्ट। ठीक है ना, किस प्रकार का? तो याद रखना पड़ेगा आपको, संश्लिष्ट, है ना, सूचक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है किस प्रकार का सूचक है? तो याद रखिएगा संश्लिष्ट प्रकार का सूचक है। क्लियर है, याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देख लीजिएगा संश्लिष्ट। प्याज किस प्रकार का सूचक है? तो याद रखना गंधीय सूचक है ना, गंधीय सूचक होता है प्याज, है ना। प्याज में बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हो, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग प्याज। ठीक है ना, गंध, यानी कहीं ना कहीं प्याज जो किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है। और जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों बताइए सिट्रिक अम्ल जो है, यानी जो है सिट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल जो होता है बच्चों याद रखिएगा संतरा में पाया जाता है तथा नींबू में पाया जाता है ना, सिट्रिक अम्ल, है ना। और याद रखना पड़ेगा आपको सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा तथा जो है नींबू में पाया जाता है। याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस लगभग जो है यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही खास था। तो आप लोगों ने बहुत सारे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन था जो कि अपने आप में बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन सब है। ज़रूर इस वीडियो को पूरा से वॉच करें, शुरू से अंत तक पढ़ें। और इस पढ़ने जब पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया और कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है। ज़रूर इसको देखें शुरू से अंत तक। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कर दे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक उसको शेयर कर दे, जिससे वो वीडियो भी जो अपने दोस्त को, यानी आप लोग के दोस्त भी जो है इस वीडियो को देख पाए और इसका फ़ायदा उठा पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता अगले वीडियो में। तब तक बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला से, बने रहें और पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।